हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको डिज्नी की जोकर मूवी का एक्सप्लेनेशन दूंगा। आई होप कि ये मूवी आपके दिल को छू लेंगी, क्योंकि इस कहानी में है सब कुछ जो आपको एक मूवी में चाहिए रहता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे पूरी दुनिया ने नकारा और उसे बेकार इंसान माना। इसकी वजह से उस इंसान के अंदर का जो व्यक्तित्व रहता है, यानी ह्यूमैनिटी, वो उसने पूरा ही खो दिया। वो कहते हैं ना, अगर किसी इंसान से अगर उसकी अच्छाई छीन ली जाए तो उसे पूरी बुराई उस पर काबू कर लेती है और उसे पूरा बुरा बना देती है, और वो बुराई इतनी ज़्यादा रहती है कि उस पर काबू करना बहुत मुश्किल रहता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आते हैं अपनी कहानी पर। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. इस कहानी की शुरुआत होती है आर्थर फ्लेक से, जो कि अपना जोकर का मेकअप कर रहा होता है। वही बैकग्राउंड में टीवी में न्यूज़ चल रही होती है कि शहर के बिगड़ते हालात, महंगाई और घटने वाले बुरे हादसों के बारे में चर्चा हो रही होती है। पर इस सोसाइटी का क्या होगा, इसका निर्णय बस अमीरों के हाथ में है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि वो किसी भी बात को कैसे भी करके उन्हें जैसा चाहिए वैसा वो बना सकते हैं। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो वो उसे सही बना सकते हैं, और अगर उनके साथ असही हुआ तो वो सबके सामने लाएंगे, जिसकी वजह से अमीर लोग और भी अमीर होते जा रहे हैं और गरीबों को अपना जीवन जीने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उनकी ज़िंदगी दिन ब दिन और भी बदतर होती जा रही है। और वहाँ से आर्थर एक म्यूज़िक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए रोड पर आता है, और उस कंपनी का नाम है एवरीथिंग मस्ट गो, जो कि एक म्यूज़िकल कंपनी होती है। और वो उस कंपनी का साइन बोर्ड लेकर लोगों को वहाँ से ख़रीदारी करने के लिए अट्रैक्ट करता है। मगर तभी वहाँ कुछ शैतान बच्चे आकर उसे परेशान करने लगते हैं और वही उसका साइन बोर्ड लेकर भाग जाते हैं। जोकर उनके पीछे पीछे भागता है ताकि वो उन बच्चों से साइन बोर्ड ले सके, पर वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा दूर निकल जाते हैं। फिर एक जगह वो सारे बच्चे एक गली में भाग जाते हैं। जब जोकर उनके पीछे पीछे भागता है तभी उनमें से एक बच्चा जोकर के मुंह पर साइन बोर्ड फेंकता है, और जोकर को वो साइन बोर्ड लगकर वो साइन बोर्ड टूट जाता है और जोकर को भी लग जाता है। और उसके गिरने के बाद सभी बच्चे उसे मारने लग जाते हैं और बहुत बुरी तरह से मारते हैं, और ये भी कहते हैं कि ये तो नाकारा है, इसके अंदर हिम्मत ही नहीं कि ये क्या हमारा सामना करेगा, और वहाँ उसे अकेला छोड़ देते हैं। वहाँ से जब जोकर उसके एडवर्टीजमेंट कंपनी में उसके बॉस के पास उसके पैसे लेने जाता है तो उसका बॉस उस पर उल्टा ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि जोकर ने उनकी कंपनी का बोर्ड उन्हें वापस नहीं दिया। और बॉस उसे कहता है कि अगर उसे उसके पैसे चाहिए तो उसे पहले वो साइन बोर्ड उन्हें देना पड़ेगा। हालांकि आर्थर उसे ये बात बताना चाहता था कि कुछ लड़कों ने उसे मारा और उसका साइन बोर्ड तोड़ दिया, मगर वो उसे नहीं बता पाता क्योंकि उसे उस मोमेंट पर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और ख़ुद को वो सेल्फ ऑब्सेस पाता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि वो बॉस के बातों का जवाब कैसे दे, और वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। इन सभी बातों से आर्थर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है, मगर फिर भी वो अभी तक एक अच्छा इंसान होता है। उसके अंदर अभी भी लोगों को हंसाने की कला रहती है। वही अगले दिन जोकर की मुलाकात उसके कलीग रैंडल से होती है, और वो उसे बताता है कि कैसे उन लड़कों ने उसे मारा और उसका साइन बोर्ड तोड़ दिया। इसी बात पर रैंडल उसे गन देता है और उसे हर वक्त अपने पास रखने को कहता है, जिससे कि वो सेफ रहे। आर्थर उसे लेने से मना करता है, पर रैंडल उसे समझाता है कि वो गन उसके काम ही आएगी, तो आर्थर उस गन को ले लेता है। वहीं से आर्थर अपने घर की ओर निकलता है और बस में रहता है। उसके साथ एक बच्चा रहता है। उसे आर्थर अलग अलग फेसेस बनाकर हंसाने की कोशिश करता है, पर तभी उस बच्चे की माँ आर्थर से कहती है कि उसके बेटे को परेशान मत करो। पर आर्थर कहता है कि मैं तो बस इसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। इस बात पर वो लेडी और भी ज़्यादा गुस्सा होती है और आर्थर से कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता क्या। तो आर्थर फिर से टूट जाता है और ज़ोर से हंसने लगता है। इस बात से उस बस में मौजूद सभी लोग उसे घूरने लगते हैं, और तभी आर्थर अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर उस लेडी को देता है। उस कार्ड पर लिखा रहता है कि फॉरगिव माई लाफ्टर, आई हैव अ कंडीशन, मतलब मुझे हंसने की बीमारी है। जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है या जब भी मैं किसी ऐसे माहौल में होता हूँ जिसमें मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरी हंसी छूट जाती है। इस बात का आप प्लीज़ बुरा ना माने। इस प्रॉब्लम को क्योर करने आर्थर सोशल सर्विस की मदद लेता है और वो वहाँ पर जाता है और साइकेट्रिस्ट से बातें करता है। तब आर्थर उस साइकेट्रिस्ट को उसका जर्नल देता है। जर्नल में लिखा होता है कि आई जस्ट होप माई डेथ मेक मोर सेंस देन माई लाइफ।
मतलब मेरी मौत इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए जितनी बुरी मेरी ज़िंदगी रह चुकी है। इसके बाद आर्थर उसे अपनी दवाई का डोज बढ़ाने को कहता है, पर साइकियाट्रिस्ट मना करती है क्योंकि आर्थर ऑलरेडी 7 अलग अलग टाइप्स की गोलियां ले रहा था। बाद में वो वहाँ से निकल जाता है और घर पहुँचता है। वो हर दिन चेक करता है कि कहीं उसको कोई लेटर तो नहीं आया, और हर बार की तरह आज भी उसे कोई लेटर नहीं आता। वो घर पहुंचने के बाद अपनी माँ से मिलता है जिसका नाम पेनी फ्लेक होता है। वहाँ से दोनों एक शो देखते हैं जिसका होस्ट रहता है मुरे फ्रैंकलिन। आर्थर मुरे का बहुत बड़ा फ़ैन रहता है और वो मुरे को अपना आइडियल मानता है। बाद में जब वो एक दिन घर आता है तो उसे एक लड़की मिलती है जो कि ऑलरेडी शादीशुदा होती है, जिसका नाम होता है सोफ़ी, जिससे आर्थर अट्रैक्ट हो जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि आर्थर सोफ़ी का पीछा दिन भर करता है। उसी रात सोफ़ी उसे मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि आज तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। तो आर्थर कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था। फिर दिन शिफ्ट होता है और जोकर एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ जोकर डांस कर रहा होता है और तभी उसकी पॉकेट से वो गन गिर जाती है और सभी घबरा जाते हैं और आर्थर को तभी जॉब से निकाला जाता है। हालांकि आर्थर उस बॉस को समझाता है कि वो गन बस एक खिलौना था, पर उसका बॉस उसकी एक नहीं सुनता। पर आर्थर उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है, पर बॉस उसे बाद में कहता है कि रैंडल ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि लास्ट वीक ही तुमने रैंडल से वो गन खरीदी थी, पर जबकि ऐसा नहीं था। रैंडल ने तो खुद ही उसे ये गन दी थी। तभी आर्थर को उस बात का बहुत बुरा लगता है क्योंकि रैंडल ने उसके बॉस को झूठ बोला। वो अगेन हर्ट हो जाता है। फिर वो ट्रेन से घर जाने लगता है। तभी उस ट्रेन में उसके साथ एक लड़की और 3 एम्प्लॉय बैठे रहते हैं। उस टाइम पर आर्थर इतना दुखी होता है कि आर्थर तभी हंसने लगता है उसकी हंसने की प्रॉब्लम की वजह से। उस टाइम पर वो 3 एम्प्लॉय उस लड़की को छेड़ रहे थे। जब आर्थर हंसता है तो उन तीनों को लगता है कि आर्थर उन पे ही हंस रहा है, तो वो तीनों उसे बहुत मारते हैं जिससे उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। आर्थर उन्हें कुछ समझा था पर वो तीनों मारना रोक ही नहीं रहे थे। तब आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो तीनों को गन निकाल कर शूट कर देता है। वहाँ से वो भाग जाता है और वॉशरूम में पहुँचता है और एकदम से वो डांस करने लगता है, और जिसका उसे अफसोस होना चाहिए था कि उसने उन तीनों को मार दिया है, उल्टा उसे खुशी हो रही थी। इस बात से हमें को ये पता चलता है कि किसी इंसान को कभी इतना भी मत डराओ कि उसके मन से डर ही ख़त्म हो जाए। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है, आर्थर टीवी में देखता है कि थॉमसन वेन बोलता है कि ट्रेन में जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ है वो लोग बेसिकली अच्छे लोग थे और उन्हें मारने वाला आदमी कोई जोकर के बेस में था। पर आश्चर्य की बात यह है कि लोग उन तीनों की बजाय उस जोकर पर तरस खा रहे थे। इसके बाद आर्थर अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और साइकियाट्रिस्ट उसे कहती है कि ये हमारी लास्ट मीटिंग है क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारा हिस्सा काट लिया है, जिससे हम आप जैसे लोगों की हेल्प नहीं कर सकते। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि आर्थर एक स्टैंड अप कॉमेडी में अपना शो देने जाता है, पर उसकी नर्वसनेस से वो कुछ कहने की वजह हंसना शुरू कर देता है और उसका पूरा परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है। बाद में घर पर उसकी माँ उसे एक लेटर को पोस्ट करने को बोलती है जो थॉमसन वेन के लिए रहता है, पर आर्थर लेटर को पोस्ट करने से पहले उसे पढ़ता है जिसमें लिखा रहता है कि मेरे बेटे को मदद की ज़रूरत है, जिससे आर्थर अगेन हर्ट हो जाता है और वो अपनी माँ के पास जाकर उसे कहता है, आपने ऐसे आदमी को क्यों लेटर लिखा जो अपने जैसे को कीड़े के समान मानता है। तब उसकी माँ उसे कहती है कि नहीं बेटा, पहले हमारे हालात काफ़ी अच्छे थे। एक टाइम था जब मैं थॉमस से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, पर समाज को अगर पता चलता कि वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है और मैं गरीब, तो इस बात से हमारे रिलेशन पर काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ता। इसी वजह से थॉमस ने मुझसे एक लेटर साइन करवाया जिसमें लिखा था कि आज के बाद मैं उससे कोई संबंध नहीं रखूं। यही रीज़न है कि आज हम इस हालात में हैं। इसके बाद आर्थर थॉमस वेन के घर जाता है जहां उसकी मुलाकात उसके बेटे ब्रूस वेन यानी कि हमारे आने वाले बैटमैन से होती है। पर तभी उनके यहाँ का बटलर जिसका नाम अल्फ्रेड वहाँ पर आ जाता है और ब्रूस को कहता है कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। पर तभी आर्थर उसे कहता है कि उसकी माँ पेनी फ्लेक ने उनके घर पर 30 सालों तक काम किया और मुझे थॉमस वेन से मिलना है, और अल्फ्रेड उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि थॉमस वेन किसी से नहीं मिलते।
तभी आर्थर कहता है कि बहुत सालों पहले उसकी माँ पेनी फ्लेक को थॉमस वेन के साथ अफेयर था और दोनों साथ में रहते थे और वो थॉमस वेन का ही बेटा है। और इस बात से अल्फ्रेड उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी माँ एक पागल है और उसने तुम्हें एक मनगढ़ंत कहानी बताई है। अगेन इन बातों का आर्थर पर इफेक्ट पड़ता है और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी आर्थर अपने घर के बाहर देखता है तो उसकी माँ को स्ट्रोक आया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटल के बाहर आर्थर के सामने दो पुलिस वाले आते हैं और आर्थर से पूछते हैं कि ट्रेन हादसे में जिस जोकर ने उन्हें मारा, क्या तुम कुछ उसके बारे में जानते हो? तो आर्थर अनजान बनने की कोशिश करता है और उनको बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। आर्थर को तब ये भी पता चलता है कि यही क्वेश्चंस इन लोगों ने मेरी माँ से भी किए थे जिससे मेरी माँ को स्ट्रोक आया था। बाद में आर्थर अपनी माँ के पास बैठता है जहाँ पर सोफी भी मौजूद थी और तभी टीवी पर शो चल रहा होता है जिसे मूरे फ्रैंकलिन होस्ट कर रहा था। और तभी मूरे एक क्लिप दिखाता है जिसमें आर्थर होता है जिसमें कभी उसने स्टैंड अप कॉमेडी करने की कोशिश की थी और तभी मूरे उसका मजाक उड़ाता है। तब आर्थर को रियलाइज़ होता है कि जिस इंसान को आर्थर ने अपना आइडियल माना वही इंसान आज उसका मजाक उड़ा रहा है और उस पर हंस रहा है। वहीं दूसरी ओर हमें शहर के हालात दिखाए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके होते हैं। कई लोग अपने आप को जोकर समझकर शहर में घूमने लगते हैं। अब शहर में दो दीवार खड़ी हो गई थी जहाँ एक और अमीर लोग और दूसरी ओर गरीब लोग हैं। अब तक लोग जोकर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो चुके थे और शहर में काफ़ी दंगे हो रहे थे। इसके बाद हमें गौतम शहर का एक थिएटर दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ली चैपलिन की मूवी चल रही थी। उस मूवी को देखने के लिए गौतम शहर के सबसे अमीर लोग रहते हैं पर बाहर कुछ लोग जोकर का मास्क पहनकर उन अमीर लोगों का विरोध कर रहे थे क्योंकि गरीब लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है और अमीर लोग महंगी मूवीज देख रहे हैं। वही ये बातें सुनकर आर्थर खुश हो रहा होता है। तभी पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और उन गरीब लोगों को और बदमाशों को वहाँ से हटाने की कोशिश करती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर आर्थर उस थिएटर में घुस जाता है ताकि वो थॉमस वेन से बात कर सके। वो थॉमस वेन को कहता है कि मैं आपका वो बेटा हूँ जो पेनी फ्लेक से पैदा हुआ है। थॉमस वेन इस बात का इनकार करके उसे कहता है कि मैं किसी पेनी फ्लेक को नहीं जानता और थॉमस उसके नाक पर पंच करके चला जाता है। और आर्थर इसके बाद इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि वो खुद को फ्रिज में बंद कर देता है। पर थोड़ी देर बाद आर्थर को एक कॉल आता है जो कि पुलिस का होता है। वो आर्थर को ट्रेन में हुए हादसे के बारे में पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुला रहे थे। तभी आर्थर को पता चलता है कि मूरे फ्रैंकलिन ने उसे उसके शो में बुलाया था क्योंकि लोगों ने आर्थर की स्टैंड अप कॉमेडी वाली क्लिप बहुत पसंद की थी। तो आर्थर डिसाइड करता है कि वो मूरे फ्रैंकलिन के शो में जाएगा। उससे पहले आर्थर आर्कहम हॉस्पिटल जाता है और रिसेप्शन पे अपनी माँ की फ़ाइल मांगता है तो रिसेप्शन पे बैठा आदमी उसे मना कर देता है। तो आर्थर चुपके से वो फाइल चुरा कर भाग जाता है। जब आर्थर उस फाइल को खोलकर पढ़ने लगता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और आर्थर फिर से सदमे में चला जाता है। उस फाइल में लिखा था कि उसकी माँ पेनी फ्लेक का एक बॉयफ्रेंड था जो कि आर्थर को बहुत परेशान करता था। उसकी ही वजह से आर्थर को बचपन में एक चोट आई थी जिसके कारण आज आर्थर इन परेशानियों का सामना कर रहा है। इन बातों को शेयर करने, अपने दिल के दर्द को कम करने वो सोफ़ी के पास जाता है। मगर यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोफ़ी आर्थर के साथ कभी अटैच थी ही नहीं, वो कभी उसकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। वो सब क्रिएशंस जोकर के माइंड के थे। फाइल की बातों से आर्थर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी माँ ने उससे सच्चाई छुपाई। इन बातों से आर्थर के मन में और भी ज़्यादा गुस्सा भर जाता है, इसलिए वो सीधा हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ को जान से मार देता है। उसके बाद आर्थर जोकर के मेकअप में तैयार होता है क्योंकि उसे मूरे फ्रैंकलिन के शो में जाना होता है। मगर तभी उसे अपनी माँ की एक तस्वीर मिलती है जिसके पीछे लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी स्माइल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो कि लिखा होता है थॉमस वेन ने पेनी फ्लेक के लिए। इस बात से आर्थर को पता चलता है कि वो मोमेंट ज़रूर था जब थॉमस वेन को मेरी माँ यानी पेनी फ्लेक से प्यार था। तभी वहाँ पर आर्थर का फ्रेंड रैंडल आ जाता है और वो आर्थर से बातें करने लगता है और शहर के हालातों के बारे में बताता है कि ट्रेन के अंदर जो 3 मर्डर हुए थे, साथ ही तुम्हारी माँ का जो कत्ल हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। इन बातों पर वो शोक जाहिर करता है मगर तब तक आर्थर अपना स्टेट ऑफ माइंड खो देता है और उसे उनकी बातों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ये लोग अगेन मुझे टीज़ करने के लिए आए हैं और आर्थर गुस्से में आकर फाइनली रैंडल का भी
मर्डर कर देता है। और इसके बाद दिखाया जाता है मूवी का वो सीन जो कि इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन है, जहाँ पर आर्थर अपनी जोकर के फुल गेटअप में मुरे फ्रैंकलिन के शो में जाने के लिए तैयार होता है और वो अपनी इस खुशी को जाहिर करने सीढ़ियों से डांस करते हुए निकलता है। उसके मन में इतनी खुशी होती है कि वो डांस से ही उसे एक्सप्रेस करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई इंसान अपनी किस मानसिकता को पार कर सकता है। पर तभी वहाँ पर वो 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि उस ट्रेन में हुए हादसे में पूछताछ करना चाहते थे। इसके बाद आर्थर वहाँ से भागने लगता है और वो सीधा एक मेट्रो स्टेशन पहुँच जाता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सेम टू सेम जोकर का मास्क पहन रखा था। पुलिस वालों को मुश्किल होती है आर्थर को ढूंढने में और इसी बात का आर्थर फ़ायदा उठा लेता है और आर्थर वहाँ से मुरे फ्रैंकलिन के शो में पहुँचता है। और जब मुरे उसके सामने आता है तो मुरे उसे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हो, क्या तुम भी अमीर लोगों को प्रोटेस्ट कर रहे हो। तब जोकर उनसे एक रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे बीइंग अ जोकर ही मुझे इंट्रोड्यूस करें। जब शो चालू होता है तो काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस पहुंची हुई रहती है। तब मुरे आर्थर से पूछता है कि तुम जोकर के बेस में क्यों हो। तो आर्थर मुरे से कहता है कि मैं लोगों को हंसाने के लिए इस गेटअप में हूँ, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा खुशी थी और मुझे खुशियाँ बांटना अच्छा लगता है। और तभी आर्थर उन्हें ये भी बताता है कि ट्रेन हादसे में जो 3 लोग मरे थे उन्हें मैंने ही मारा था। और आर्थर तब ये भी कहता है कि गरीब मरता है तो उसके बारे में कोई नहीं बोलता, पर अगर अमीर को चोट भी लग जाए तो सभी उसके लिए प्रार्थना करते हैं। ये समाज अब बहुत ही ज़्यादा घटिया हो गया है। इसमें कोई इमोशंस ही नहीं बचे उन लोगों के लिए जो कि ज़िंदगी जीना चाहते हैं, पर सबको सिर्फ अपने फ़ायदे की ही पड़ी है। और साथ ही आज जो तुम मुझे इस शो में लाए हो इसमें भी तुम्हारा ही फ़ायदा है, क्योंकि शो की टीआरपी बढ़ रही थी और तुम ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे इस शो में लाए। इस बात से मुरे फ्रैंकलिन मना करता है, मगर तभी आर्थर को इस बात का गुस्सा आता है और आर्थर मुरे को भी शूट कर देता है। वहाँ मौजूद पब्लिक भी वहाँ से उठकर भागने लगती है और तभी वहाँ पुलिस आकर आर्थर को पकड़ती है और जाने लगती है। पर तभी सड़क पर जोकर के फैंस भी रहते हैं जो कि जोकर के मास्क पहने हुए रहते हैं। तभी कुछ फैंस एम्बुलेंस से पुलिस की गाड़ी से एक्सीडेंट करवाते हैं, जिससे कि आर्थर वहाँ से छूट जाता है और वो उस गाड़ी पर खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नाक और मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा होता है, पर आर्थर वो खून से अपनी स्माइल बना देता है और वहीं पर हमें जोकर का असली चेहरा दिखाया जाता है। ये वो चेहरा है जिसके अंदर सच्चाई, दर्द और प्यार छिपा होता है, जो कि इस दुनिया ने पूरी तरह से कुचल दी होती है। और ये वो मोमेंट होता है जब कोई अपनी लाइफ से जूझ रहा इंसान अब उन सब लोगों का हीरो बन चुका है। जो लोग अपने आप को कुछ भी नहीं मानते थे, उन लोगों का आज वो हीरो बन चुका होता है। तभी हमें दिखाए जाते हैं थॉमस वेन और उसकी वाइफ मार्क, जो कि अपने बेटे ब्रूस वेन के साथ वहाँ से निकल रहे होते हैं। मगर तभी एक जोकर का मास्क पहना हुआ आदमी आकर थॉमस वेन और मार्था वेन को शूट कर देता है। इसके बाद में हम आर्थर को एक हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट के सामने दिखाया जाता है, मगर तभी आर्थर उसके सामने हंसता है। तब साइकेट्रिस्ट उससे पूछती है कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो आर्थर जवाब देता है कि इस बात को तुम नहीं समझोगी। इसके बाद हमें जोकर के खून से सने पैर दिखाए जाते हैं जो हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जोकर ने उस साइकेट्रिस्ट को भी जान से मार दिया है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी से हमें ये समझ सकते हैं कि किसी अच्छे इंसान से अगर अच्छाई चली जाती है तो वो बुराई का एक ऐसा रूप ले लेती है जो कि बहुत भयानक होता है। वो इतना भयानक होता है कि कोई इसके सामने टिक नहीं पाता। इसका मतलब है कि किसी इंसान को इतना भी मत डराइए कि उसके मन से डर ही ख़त्म हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें।